हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पॉलिटी में 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। यूपीएससी, पीसीएस या दूसरे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हों उनके लिए ये बेहद खास होने वाला है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के एक्ट तक जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी प्रोविज़न हैं, अक्सर एग्ज़ाम में जो अब तक पूछे गए हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहले एक बार ओवरऑल इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, हुआ ये था 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति पत्र लेकर या एक चार्टर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए आती है। धीरे धीरे वो यहाँ पर अपनी जड़ें जमाती है अगले लगभग 100-150 सालों में, और 1757 ईस्वी में जब वो प्लासी का युद्ध जीत जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर लगभग ये तय हो जाता है कि अब अंग्रेज़ों का दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जो कि उनका मुकाबला कर सके। 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई में जब उनकी विजय होती है तो इस बात को लगभग एक तरह से मोहर लग जाती है इस बात पर कि अब अंग्रेज़ों के अलावा दूसरी कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कि भारत में शासन करे। 1765 ईस्वी में हम देखते हैं कि उनको जो है अब थोड़ा सा राजस्व का साधन भी मिल जाता है, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी के अधिकार हैं वो उनको मिल जाते हैं इलाहाबाद की संधि के बाद। बंगाल अकेला यहीं से बहुत ज़्यादा राजस्व अर्जित होता था। अब पूरे इतने बड़े क्षेत्र से राजस्व मिलना, तो इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज जो है यहाँ पर पावरफुल होते जाते हैं। 1857 के रिवोल्ट तक लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही सत्ता की चाबी होती है। भले ही ब्रिटिश नियंत्रण इसमें 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से देखा जाता है, लेकिन 1857 तक लगभग इन्हीं की छाप थी। 58 के एक्ट के बाद इस चीज़ को परिवर्तित कर दिया गया। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सी ज़रूरी चीज़ें थी। देखिए, सबसे पहले तो ये इस वजह से ज़रूरी हो गया क्योंकि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के काम थे उनको नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये बेहद खास एक्ट था, और इसके द्वारा एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की भी नींव पड़ी। कंपनी के जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे इस एक्ट के बाद ही उनको मान्यता मिली। ये क्यों खास था? पहली बात तो इसलिए क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया। उसकी मदद के लिए एक 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बन गई जिसको वही हेड करता था, गवर्नर जनरल। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब क्या हुआ, इसके साथ ही पहले ये हुआ करता था जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी एक है, बम्बई एक है, बंगाल एक है, इनके सबके गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन अब इस एक्ट के बाद ये हो गया कि मद्रास और बम्बई के जो भी गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो इस तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियाँ मिलने लगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इस टाइम पे हुई वो था 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनना। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। सर एलिजा साइम पे मुख्य न्यायाधीश, लिंचेस्टर, चैम्बरसाइड, ये इसके कुछ अन्य न्यायाधीश थे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हुई। और इसके अलावा एक चीज़ और ये हुई कि पहले ये था कंपनी के जितने भी एजेंट हुआ करते थे या जो भी कर्मचारी होते थे वो अपना पर्सनल ट्रेड भी खूब करते थे। भारतीयों से खूब लूट खसोट और उनसे उपहार लेना, रिश्वत लेना, ये सब आम था। लेकिन इस एक्ट ने उन पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया। अब जितने भी कंपनी के कर्मी थे उनके निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से किसी भी तरह के गिफ्ट या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया एक तरह से। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो ये कि जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके माध्यम से अब ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रोल हो गया। अब क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए ब्रिटिश सरकार को भारत में जो भी इनके राजस्व मामले हैं या नागरिक मामले हैं या फिर सैन्य मामले हैं, इनकी जानकारी
देना बहुत ज़रूरी हो गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए ब्रिटिश सरकार ये सारी जानकारियाँ, ये सारे विवरण जुटाया करती थी। तो ये था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसी क्रम में हम देखते हैं फिर जो आया इसके बाद, वो आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये कुछ नहीं था इसमें खास, इसमें सिर्फ इतना खास था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उनको इसके ज़रिए सुधारा गया। तो इसमें और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट जान लेते हैं, ये क्या था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट था इस वजह से भी क्योंकि इसी टाइम पे द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ होता है। अब ये था कि कंपनी के जो भी अपने वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग अलग बांट दिया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से जो पहले दोनों काम करता था, यानी कि जो पहले राजस्व से नागरिक सैन्य मामलों की सारी जानकारियां रखता था, अब उसका दायरा सीमित कर दिया गया। अब उसका अधिकार क्षेत्र था सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामलों के अधीक्षण तक, यानी कि वो सिर्फ अब व्यापारिक मामले देखने लगा। और जो बाकी के बचे मामले थे यानी कि राजनीतिक मामले थे, इनके मैनेजमेंट के लिए अब जो नई एक बॉडी आई वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब इस तरह से दो अलग अलग तरह की बॉडी काम करने लगी। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक मामलों के लिए, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये वाणिज्यिक मामलों के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यही थी 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में कि द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। देखिए कई बार अक्सर हम लोग एग्जाम में इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ ये 1919 के एक्ट से भी हुआ। बिल्कुल नहीं, 1919 के एक्ट से प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ये क्या था, जैसे मतलब प्रांतों में जो विधान परिषद होती थी वहाँ पे क्या था कि विषयों को दो भागों में बांट दिया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो ये इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पे कंपनी के अधीन 1784 ईस्वी में जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो व्यवस्था शुरू हुई, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली द्वैध शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे एक तरह से अब ये अधिनियम इस वजह से काफ़ी खास बन गया क्योंकि जितना भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जा किया हुआ क्षेत्र था, ये एक तरह से वही क्षेत्र हो गया अब जिसको कंपनी संभाल रही थी। यानी कि कंपनी का सारा एरिया, उस पर किसका प्रभाव हो गया, ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार को भारत में जो भी इसके कंपनी के काम होते थे उन पर पूरा कंट्रोल करने का एक अवसर मिल गया, और इसके प्रशासन पर भी इसकी ज़बरदस्त कमांड हो गई अब इस एक्ट के बाद। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर। अब एक तरह से एक सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू हो जाता है। सेंट्रलाइज सिस्टम कैसा, मतलब ये था कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो और पावरफुल हो गया। अब इसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। और जो पहले तक मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को जो भी कानून बनाने की ताकतें थी, यानी कि जो विधायी का अधिकार थे, अब वो उनसे छीन लिए गए। अब ये काम कौन करने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसा व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का भी गौरव मिला। तो एक तरह से ब्रिटिश कब्जे वाले सारे भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण होता था इसका गवर्नर जनरल का, भारत के गवर्नर जनरल का। इसके अंतर्गत जितनी भी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ थी वो सब आने लगी। और इस एक्ट के माध्यम से अब जो पहले बनाए गए कानून थे उनको कहा जाने लगा कि नियामक कानून है, और जो अब इसके बाद नए जो कानून बने उनको या तो एक्ट कहा जाता था या अधिनियम कहा जाता था। तो ये एक खास चीज़ यहाँ पर थी। अब जो चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से एक नई चीज़ शुरू हुई, वो ये था कि सिविल सेवकों के चयन के लिए एक ओपन कंपटीशन शुरू करने की बात यहाँ पे सामने आई। हालांकि ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह ये थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑब्जेक्शन किया और इसे बिल्कुल भी सफल नहीं होने दिया। अब हम देखते हैं इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट क्या था। जितने भी चार्टर एक्ट शुरू होते हैं, यानी कि 1793 से इसकी शुरुआत होती है, इनमें ये सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का। बाकी उतने जानने खास नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1853 का चार्टर एक्ट किस वजह से ज़रूरी है, क्योंकि संवैधानिक विकास के लिए इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये हम देखते हैं क्या क्या था।
देखिए, सबसे पहली चीज़ वो ये थी कि यहाँ पे अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उसके जो काम होते थे उनको बांट दिया गया। विधायी काम और प्रशासनिक कामों में इसको सेपरेट कर दिया गया। इसमें क्या हुआ कि काउंसिल में 6 नए मेंबर भी जोड़े गए। एक तरह से उन्हें विधान पार्षद कहा जाने लगा। और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के लिए जो एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, उसे विधान परिषद भी कहा गया। भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद, इसको छोटी संसद के रूप में भी जाना गया, क्योंकि इसमें वही सारे काम होते थे जो ब्रिटिश संसद में होते थे। यानी ब्रिटिश संसद में जैसे बिल पास होना, इंट्रोड्यूस होना बिल, उसको पास होना, कानून बनना, और वही चीज़ें लगभग छोटे स्वरूप में यहाँ पे होने लगे, तो इसको छोटी संसद भी कहा गया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से संवैधानिक विकास की इस एक्ट के माध्यम से नींव पड़ती है। इस तरह से विधायिका को पहली बार सरकार के कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुछ शक्तियाँ मिलती हैं और एक विशेष मशीनरी भी मिलती है। और इस एक्ट के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन की राह खुलती है। और यहाँ पर 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक मैकाले कमेटी भी बनती है और भारतीयों के लिए विशिष्ट सिविल सेवा भी खोल दी गई। तो ये इस एक्ट की सबसे खास बात थी। इसने कंपनी के शासन को काफ़ी फैला दिया एक तरह से, और अब लगभग ये तय था कि कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि उसका जो भी ओवरऑल जितना भी उसका जो बचा हुआ था राजपाट जो सिस्टम था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फैली हुई थी, उसमें ब्रिटिश सरकार का ज़बरदस्त तरीके से प्रभुत्व हो गया था। पहली बार यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव लिए जाने लगे। जैसे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, उसके 6 नए सदस्यों में से 4 इसमें स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा लिए जाने थे। ये जैसे एक बंगाल से, एक मद्रास से, एक बम्बई से और एक आगरा की जो स्थानीय प्रांतीय सरकार थी, यहाँ से इन मेंबरों को लिया जाने लगा। तो एक तरह से स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में इस एक्ट के बाद ही होती है। ये कौन सा एक्ट था? 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आता है, वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब एक तरह से क्राउन का शासन, ताज का शासन शुरू होता है यहाँ पे से। हुआ ये 1857 में बहुत ज़बरदस्त रिवॉल्ट हुए। अब ये रिवॉल्ट इतने व्यापक थे कि इसके बाद ब्रिटिश सरकार की समझ में आ गया कि भैया अब अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों को सिस्टम से अलग करके हम कभी भी इन पर राज नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने एक्ट में एक तरह से कुछ चीज़ें बदली। ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में ही सुधार था, मतलब भारत में प्रचलित जो शासन प्रणाली थी उसमें कोई विशेष सुधार इसमें नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सुधार प्रशासनिक मशीनरी में था। ये क्या था? देखिए, ये एक तरह से इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म कर दिया। अब जो भी गवर्नर थे या जो भी इस तरह के एरिया थे, क्षेत्र थे, इनकी जितनी भी राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी, ये सारी ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। इसकी जो सबसे खास बातें थी वो ये थी कि अब भारत का शासन सीधे विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय कहा जाने लगा, यानी कि जैसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बोलते थे, अब भारत का वायसराय नाम हो गया। ये कौन था? ये जो ब्रिटिश क्राउन होता था उसका एक प्रतिनिधि था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। और पहला जो वायसराय बनने का अवसर मिला इस एक्ट के बाद, वो लॉर्ड कैनिंग ही था। इस एक्ट ने, जो मैंने बताया पहले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अस्तित्व में आए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, वो यहाँ पर अब ख़त्म हो जाते हैं। वो यहाँ पर अब ख़त्म हो जाते हैं 1858 के एक्ट में। और एक नई चीज़, अब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है यहाँ पे ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, इसको सचिव भी कहा जाता था। ये भारत का राज्य सचिव नाम से एक नया पद आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके पास अपना एक 15 सदस्यीय मेंबरों की एक काउंसिल भी होती थी जो इसको मदद करती थी। ये एक तरह से एक एडवाइजरी कमेटी थी। परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो भारत सचिव को ही बनाया जाता था। तो एक तरह से भारत सचिव जो था वो, क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था
और ये अंत में किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटिश संसद के प्रति। तो वायसराय जो था सिर्फ एक ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि रह गया। इसके मुकाबले जो ज़्यादा ताकत थी वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास। इसके तहत ये भी था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की जो अपनी काउंसिल होती थी, भारत सचिव की जो काउंसिल होती थी, वो एक तरह से एक निगमित निकाय भी था। मतलब ये इसमें क्या था कि भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था इसको, और इस पे भी मुकदमा किया जा सकता था। तो ये था कुल मिलाकर 1858 का भारत शासन अधिनियम, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। अब इसके बाद आते हैं धीरे धीरे 1861, 92 और 1919 के भारत परिषद अधिनियम। हम 1861 का जानते हैं, ये क्या था? देखिए, इसमें जो थी सबसे खास बात वो ये कि अब गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन में थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीयों को धीरे धीरे कानून बनाने के लिए उनको आगे किया जाने लगा। कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें इन्हें शामिल किया जाने लगा। तो अब क्या था, जो वायसराय था वो कुछ भारतीयों को, जो परिषद इन्होंने बढ़ाई थी, इसमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करता था। ध्यान रहे, नामांकित करता था, कोई निर्वाचित नहीं होते थे यहाँ पे। जैसे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा या पटियाला के महाराजा या सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो इस तरह से कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को लिया जाने लगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम थे। और एक खास बात, जो 1833 में मद्रास और बम्बई से उनके विधायी अधिकार छीन लिए थे, यहाँ पे उनको वापस कर दिए गए। तो एक तरह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे विधायी विकास इतने बढ़ते हैं कि 1937 तक प्रांतों को पूरी तरह से आंतरिक स्वायत्तता मिलने लगती है। ये होता है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होते होते 1937 तक धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस बीच हम देखेंगे 1892 के एक्ट में क्या होता है। इससे पहले मोटे तौर पर 1861 की कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे कि वायसराय को अब काफ़ी शक्तियाँ दी गई, जैसे कि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे 6 माह के लिए बिना अपनी काउंसिल को पूछे ही अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत था। और इसके अलावा विधान परिषदें भी अस्तित्व में आई। जैसे सबसे पहले बंगाल में आई 1862 में एक विधान परिषद अस्तित्व में। फिर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट थे यहाँ पे 1866 में, और फिर अंत में पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे विधान परिषदों का अस्तित्व में आना भी इस एक्ट के बाद होता है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद ही जो कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, उसको भी यहाँ पे मान्यता दी गई। मतलब जो विभागीकरण की व्यवस्था थी, वायसराय की काउंसिल का जो एक मेंबर होता था वो एक विभाग या उससे ज़्यादा विभाग, मतलब कई तरह के विभाग संभाल सकता था। यहाँ तक कि उसे अपने डिपार्टमेंट में जो काउंसिल होती थी उसकी ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी मिला हुआ था। तो ये थी खास बातें 1861 के भारत परिषद अधिनियम के। अब इसी क्रम में हम जानेंगे 1892 के एक्ट में क्या खास था। इस एक्ट में जो सबसे खास बात थी कि भले ही यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए कुछ मतलब सीमित तौर पर चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव का इस एक्ट में कहीं पे प्रयोग नहीं था। एक तरह से ऐसा होता था, एक फिल्टर प्रोसेस थी। जैसे जो केंद्रीय विधान परिषद में मेंबर चुने जाते थे वो चुन के आते थे प्रांतीय विधान परिषदों से, और प्रांतीय विधान परिषदों के जो मेंबर होते थे वो जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर आपका जिला परिषद, नगर पालिका, यूनिवर्सिटी या फिर जो व्यापार संघ होते थे, इनके द्वारा। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन था ये। मतलब नीचे से ऊपर प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनना, फिर उनके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनना। एक खास चीज़ यहाँ पे ये हुई कि अब जो है केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य होते थे ये थोड़े बढ़ा दिए गए। भले ही बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही रहता था। और एक खास चीज़ ये कि अब जो भी बजट पेश
करते थे, बजट पे बहस करने की पहले तक किसी भी तरह का ऐसा अधिकार नहीं था कि बजट पे कोई बहस करे। लेकिन 1892 के एक्ट से बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के जो भी सवाल होते थे उनका जवाब देने के लिए विधान परिषद को ये ताकत मिल गई, उसको अधिकृत किया गया एक तरह से कि विधान परिषद जो है कार्यपालिका के जो भी सवाल हैं उनका जवाब दे और उनके जो भी बजट पर बहस करने की शक्ति है उस पर थोड़ा इजाफा किया गया, कामों में वृद्धि की गई उसके। हालांकि अभी भी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, तो एक निश्चित निकायों की सिफारिश पर नामांकन प्रक्रिया होती थी इसमें 1892 के एक्ट में। और इसके बाद फिर हम देखते हैं मार्लियामेंटो एक्ट 1909 का। ये मार्लियामेंटो एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए ये जाना जाता है, क्योंकि इस एक्ट के बाद अब जैसे मुस्लिम मतदाताओं का चुनाव मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता करते थे, तो एक तरह से सेपरेट वोटिंग होने लगी और यहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ती है और ये आगे काफ़ी दिक्कत करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बाद में फिर क्या होता है, एक तरह से जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, ये जो हिंदुओं की निर्वाचन व्यवस्था थी उसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद गांधी जी को अनशन करना पड़ता है और पुरानी जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था थी उसको बहाल करना पड़ता है। तो यहाँ से जो है एक तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ती है और इसके साथ ही इस एक्ट के द्वारा जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो भी विधान परिषदें होती थी उनके आकार में थोड़ा सा वृद्धि कर दी गई। जो स्टेट में होती थी विधान परिषदें वो तो हर जगह क्योंकि उनकी आबादी के हिसाब से अलग अलग थी, लेकिन केंद्र में मोटे तौर पर थोड़ा सा जैसे 16 इनकी संख्या थी तो उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया, इस तरह की चीज़ें थी। और दोनों ही जगह पर केंद्र में और राज्यों में विधान परिषदों के जो चर्चा कार्यों का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया गया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना है या बजट पर कोई संकल्प रखना है। मतलब धीरे धीरे विधायी परिषदों में विकास की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इस एक्ट के द्वारा ये एक्ट सबसे महत्वपूर्ण इस वजह से भी है मार्लियामेंटो एक्ट, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस एक्ट के बाद ऐसे पहले भारतीय सदस्य थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बनने का गौरव मिला। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसके पहले भारतीय मेंबर बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उनको बाद में जो है विधि सदस्य भी बनाया गया था। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को जो है वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद होती थी या जो कार्यपालिका परिषद थी उसके साथ एसोसिएशन बनाने का मौका मिला। तो ये था कुल मिलाकर। और इसी में क्रम में हम देखते हैं कि जैसे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं या फिर जमींदार हैं, इनके लिए भी अलग तरह से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1919। हुआ ये था कि जब 20 अगस्त 1917 में पहली बार ब्रिटिश सरकार एक घोषणा कर बैठी, वो ये घोषणा कर बैठी ब्रिटिश सरकार कि अब धीरे धीरे भारत में जो है हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। मतलब यहाँ के लोग, जैसे अब तक क्या था कि एक तरह की निरंकुशता थी, अब तक चली रही थी 1919 के एक्ट तक, तो आगे ये तय किया गया कि अब निरंकुशता ना होने के बजाय ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होगी जो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन ये सब एक तरह से बयानबाजियाँ ही थी। अभी इसको मुहूर्त स्वरूप मिलने में या इसको एक तरह से क्रियान्वित करने में काफ़ी लंबा समय लगता है, उसको हम देखते हैं। देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसको मॉन्टफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है, या जैसे मॉन्टफोर्ड सुधार भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे ये भारत के राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के उस समय वायसराय थे। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शुरू होती है वो थी पहली चीज़ कि जैसे आज हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अस्तित्व में आई, अवशिष्ट सूची, उसी तरह से अब क्या हो गया था, केंद्र और प्रांत की अपनी अलग अलग सूचियां हो गई। इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल का कंट्रोल था राज्य पे बहुत ज़्यादा, वो कुछ कम हो गया, क्योंकि राज्य के पास अपने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए, उन पर उसको काम करना ही करना था और केंद्र उनमें कुछ कम हस्तक्षेप करने लगा। हालांकि हस्तक्षेप रहता ही था।
तो केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, इनको अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार मिलता है। लेकिन एक चीज़ ये थी कि अभी भी जो उसका पूरा स्ट्रक्चर था वो एक तरह से सेंट्रलाइज्ड था। और अब जो है प्रांतों में भी एक द्वैत शासन व्यवस्था शुरू होती है। ये कैसी द्वैत शासन व्यवस्था थी? जैसे दो भागों में यहाँ के विषयों को बांटा गया, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से उनको पावर नहीं दे दी। यहाँ पे कुछ हस्तांतरित विषय हुआ करते थे और कुछ हुआ करते थे आरक्षित विषय। आरक्षित विषय मान लीजिए जैसे रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, या फिर राजस्व है, या फिर कानून से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर क्या था, इस पर जो गवर्नर होता था वो जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसकी मदद से इस पर शासन करता था। इसमें विधान परिषद के सदस्यों से कुछ भी नहीं पूछा जाता था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय होते थे उन पर अगर गवर्नर को कुछ काम करना है तो वो उन मंत्रियों की मदद जरूर लेता था या उनसे ज़रूर पूछता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो हस्तांतरित विषयों के मामले में क्या था, प्रांतीय जो सरकारें थीं उनको थोड़ा सा अधिक शक्ति थी, लेकिन आरक्षित विषयों के मामले में गवर्नर ज़्यादा पावरफुल था। हालांकि ऐसा नहीं है कि हस्तांतरित विषयों में पूरी तरह से छूट दे दी जाती थी। यहाँ पर भी सरकार कुछ लूप होल ढूंढ के इन विषयों पर भी कानून किसी तरह से बना ही लेती थी, जैसे कानून एवं व्यवस्था के नाम पर, या फिर किसी तरह से शासन की विफलता के नाम पर। तो शासन की जो दोहरी व्यवस्था थी प्रांत में, इसी को द्वैध शासन व्यवस्था भी कहा गया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, और लेकिन इससे काफ़ी कुछ चीज़ें आगे के लिए मतलब एक तरह से आधार बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और इस एक्ट ने पहली बार जो था जैसे लोकसभा और राज्यसभा हम देखते हैं, इनका अस्तित्व भी यहीं पर से देखने को मिलता है। यहाँ से मतलब इनकी नींव पड़ी। जो भारतीय विधान परिषद थी, इसकी जगह पर राज्यसभा और लोकसभा, ये दो अलग अलग सदन अस्तित्व में आए। दोनों ही में बहुसंख्यक सदस्यों को जो था प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए निर्वाचित किया जाता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही देखने को मिलती है। इसको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और ख़ास इसमें कि अब जो वायसराय की अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, इसमें जो 6 मेंबर होते थे, इसमें से तीन भारतीय होने बहुत ज़रूरी थे। यानी कि 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए, लेकिन एक शर्त थी कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो भारतीय नहीं होगा, वो अंग्रेज ही होगा। और इसके साथ ही इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग भी बना हुआ। ये था कि जैसे इन्होंने वादा किया था इस वैधानिक आयोग के जरिए कि ये समीक्षा करेगा 1919 से लेकर 1929 तक, इन 10 वर्षों में, मतलब यहाँ की जनता की या सरकार की, जो प्रांतीय हों या केंद्रीय सरकार हैं, इनकी किस तरह की स्थिति है, क्या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का माहौल बन गया या अभी और समय बाकी है। ये सारी चीज़ें इस वैधानिक आयोग को इन सारे पहलुओं पर समीक्षा करनी थी। तो इसके लिए एक वैधानिक आयोग भी यहाँ पे बना। अब देखते हैं, हालांकि ये वैधानिक आयोग उतना सफल नहीं होता है। इसके साथ ही क्या होता है कि लंदन में भारत का जो हाई कमीशन का ऑफिस था, ये एक नया अस्तित्व में आता है। और जो पहले तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, उसके कुछ काम इसको अब ट्रांसफ़र कर दिए, तो उस पर थोड़ा सा बोझ कम हो गया। और साथ ही इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव 1909 में पड़ती है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको और व्यापक कर देते हैं। जैसे सिखों के लिए भी अलग से, भारतीय ईसाइयों के लिए अलग से, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से, यूरोपियों के लिए अलग से, मतलब इनके जो भी प्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव उसी वर्ग के सदस्य कर सकते थे। तो एक तरह से देख सकते हैं कि जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको यहाँ पे विस्तृत कर दिया गया। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से पृथक किया गया। जो राज्य की प्रांतीय विधानसभाएं होती थी उनको बोला गया इस एक्ट के बाद कि अब वो अपना अलग से बजट बनाएं। तो एक तरह से कुछ हद तक स्वायत्तता भी मिली उनको, लेकिन पूरी तरह से ये ढांचा जो था वो केंद्रीकृत ही था, अभी भी एकात्मक ही बना रहा। ये जो वैधानिक आयोग था, इसको काम करना था 1929 में, इस हिसाब से इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी, क्योंकि उसकी मंशा नहीं थी कि यहाँ पे क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित किया जाए। तो उसने 2 साल पहले ही, यानी कि 1927 में ही, कि भैया देखें हम भारत की स्थिति कैसी है, नया संविधान बनाने लायक है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए जल्दबाजी में एक जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन,
उसके नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग बना डाला। अब इस आयोग की सबसे बड़ी कमी ये थी, जिसका बाद में जबरदस्त बहिष्कार हुआ, वो ये कि इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, 7 के 7 सदस्य। तो सारे जितने भी दल थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया। भारत में बहुत ज़बरदस्त बहिष्कार हुआ। लाला लाजपत राय जैसे लोग जिन पर लाठीचार्ज हुआ, वो इसी आयोग के बहिष्कार के कारण हुआ। बाद में उनकी मृत्यु भी हुई थी उस लाठीचार्ज से ही। 1930 में इस आयोग ने जैसे तैसे अपनी रिपोर्ट बना के दे दी, जिसमें उसने ये चीज़ें लिख दी कि भैया देखो, द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार है, या फिर जो भी ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसको सबको बनाए रखो। द्वैध शासन भी ठीक चल रहा है, राज्यों में सरकारों का विस्तार भी करो, ब्रिटिश भारत का संघ भी बनाओ, और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को भी जारी रखो। ऐसी सिफारिशें थी साइमन की इस रिपोर्ट में। अब क्या था, इस रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी कि भैया इस मतलब जैसे कोई रिपोर्ट आती है कहीं से किसी कमेटी की, तो उसके बाद उसके अध्ययन के लिए कुछ कमेटियां भी बैठती हैं। इसी तरह से इसके अध्ययन के लिए उस टाइम हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उधर लंदन में, ब्रिटेन में। तो इसमें कौन कौन, जैसे ब्रिटिश सरकार हो गया एक पक्ष हो गए जो भारतीय रियासतें होती थी उनके प्रतिनिधि, और एक पक्ष हो गया आपका जो ब्रिटिश भारत, और यहाँ पे जो जैसे विशेष तौर पर कांग्रेस को ही माना जाता था। हालांकि कांग्रेस की ओर से गांधी जी केवल दूसरे वाले जो गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, इसमें शामिल हुए थे। बाकी 2 में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी ही शामिल हुए थे। तो अभी मोटे तौर पर इतना जानना जरूरी कि इस चर्चा के आधार पर जो है एक तरह से संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र बना। जो भी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातें हुई थी उसके हिसाब से एक इन्होंने श्वेत पत्र बना लिया, जिसको जो ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति होती थी उसके सामने रखा गया। इस समिति ने भी इन सिफारिशों को कुछ थोड़े बहुत संशोधन किया, और उसके बाद फिर इससे आधार बनता है भारत परिषद अधिनियम 1935 का। अब ये भारत परिषद अधिनियम 1935 क्या था, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हालांकि इसके बारे में जो सबसे खास बात ये है कि ये जो भारतीय संघ की जिसके अस्तित्व की बात की गई थी, इस तरह की व्यवस्था कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाई, क्योंकि इसमें देसी रियासतों को भी शामिल होना था, लेकिन देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इसमें था क्या, मोटे तौर पर खास बातें इनको जान लेते हैं। जैसे इसमें एक ये था कि एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, और उसमें एक इकाई राज्य होंगे, बाकी रियासतें होंगी, और जो भी केंद्र और राज्यों के बीच विषय होंगे उनको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें बांटा जाएगा। आज हम देखते हैं हमारे पास इसी तरह की व्यवस्था है, क्योंकि जो भारत शासन अधिनियम है इसके लगभग 250 या उससे ज़्यादा उपबंध आज हमारे भारतीय संविधान में या तो थोड़ा बहुत संशोधन कर लिया गया है, या उनमें जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं या जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप कुछ थोड़े बहुत संशोधन करके शामिल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आधार हमारे संविधान का ये भारत शासन अधिनियम 1935 था। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो और कुछ खास चीज़ें थी वो थी, जैसे देखिए एक संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया 1937 में। इसी के जरिए प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो चल रही थी वो समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता का एक तरह से शुभारंभ देखने को मिलता है। आरबीआई यहाँ पे आता है, संघ लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आता है, और प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग, मताधिकार थोड़ा विस्तृत हो जाता है, लगभग 10% आबादी को मत का अधिकार मिलता है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें समाप्त भी कर दी जाती हैं, जैसे 1858 से जो इंडियन काउंसिल बनी थी इसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको उधर इंग्लैंड में अपनी एक टीम मिल गई, तो उसने इसको ख़त्म कर दिया, जो उसकी सलाहकार समिति थी। अगर कभी पूछ लिया जाए तो 1858 में बनी थी, क्योंकि भारत सचिव के पद का सृजन ही 1858 में हुआ था, तो उसी टाइम उसके लिए एक सलाहकार की टीम भी बनाई गई। लेकिन ये 1935 के इस एक्ट के जरिए इसको समाप्त करने का प्रावधान इसमें था। साथ ही निर्वाचन व्यवस्था को विस्तार करने का प्रावधान था, जैसे दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, सबके लिए। और इसके साथ ही जो 11 राज्य थे उनमें से 6 में लगभग द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की।
जैसे हम देखते हैं एमएलए एमएलसी वाली जो व्यवस्था होती है इस तरह की। बंगाल था, बम्बई था, संयुक्त प्रांत था, मद्रास था, बिहार था, असम था। यहाँ पे द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जैसे आज हम देखते हैं, आज भी लगभग 6-7 राज्यों में विधान परिषद और विधान परिषदें हैं। विधानसभाएं तो सब जगह हैं, विधान परिषदें जैसे कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं। ऊपर पहले JNK में थी, अब जो है यूपी में एक, और दूसरा नीचे इधर आते हैं पश्चिम की तरफ, महाराष्ट्र में, और इसके अलावा कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बिहार में, शायद 6 जगहों पे इस तरह की व्यवस्था अभी है अस्तित्व में। तो ये थी खास बातें 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की। इसके साथ ही अब हम देखते हैं अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अस्तित्व में आता है। इसमें क्या था, जैसे क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की 20 फरवरी 1947 को कि भैया 30 जून तक हम जो है भारत में से ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और सत्ता जो है उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। क्योंकि अब उसे पता था काफ़ी मजबूरियां हो गई थी, जब जो उस तरह तरह के बीच में कमीशन आते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो आयोग आते हैं वो फेल हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर एक इस तरह का माहौल बन जाता है कि जो मित्र राष्ट्र होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनकी तरफ से भी प्रेशर आने लगता है। तो एक तरह से ऐसा माहौल बन गया था कि क्लीमेंट एटली के लिए एक मजबूरी हो गई थी, जिसके बाद उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं कि यहाँ से पिट के जाने के बजाय एक सम्मानजनक विदाई की जाए। तो अब क्या हुआ, जैसे इस तरह की घोषणा की एटली ने, तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया और भारत के विभाजन की बात शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे देखते हैं 1947 में 3 जून के दिन फिर ब्रिटिश सरकार ने दोबारा से अपना एजेंडा स्पष्ट किया कि भैया देखो, जो 1946 में बनी हुई संविधान सभा है, उसका जो संविधान है उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात से भी काफ़ी विवाद हो गया। फिर वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस तरह से जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग था, दोनों ने लगभग इस योजना को स्वीकार कर लिया और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अस्तित्व में आया। इसमें खास तौर पर यह था कि जैसे 15 अगस्त 1947 को दोनों को, भारत और पाकिस्तान को, एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दोनों ही डोमिनियनों को अधिकार था कि वो अपने यहाँ की जो संविधान सभा है उसके आधार पर अपने यहाँ कानून बनाएं। और क्योंकि अभी कोई विधि निर्माण के लिए इस तरह का ऐसे सदन अस्तित्व में आए नहीं थे, तो अभी संविधान सभा से ही दोनों को काम चलाना था। और इसके अलावा जो वायसराय का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो दोनों ही डोमिनियन थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया वायसराय की जगह, और इसकी नियुक्ति भी वहाँ की जो कैबिनेट होती थी इन दोनों नए देशों की, उनकी कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन का ताज करता था। लेकिन इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई वैसा कंट्रोल नहीं था। ये सिर्फ एक औपचारिक व्यवस्था थी कि कैबिनेट की सिफारिश के बाद ब्रिटेन का ताज वहाँ गवर्नर जनरल नियुक्त करेगा। दोनों ही जो स्टेट्स थे यानी कि देश थे, यहाँ पे संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए अपने तरीके से संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। और इनकी संविधान सभाओं को ये शक्ति थी कि जब तक यहाँ पे कोई इस तरह की संसद जैसी संस्था अस्तित्व में नहीं आती, तब तक ये कानून बनाए यहाँ के लिए। भारत सचिव का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया, और इसकी जो भी सारी पावर्स थी वो चौगम यानी कि जो राष्ट्रमंडल होता है राज्यों का, राष्ट्रमंडल मामलों का जो सेक्रेटरी होता है, जो राज्य सचिव होता है, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई इसकी सारी चीज़ें। और जो 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पे ब्रिटिश प्रभुसत्ता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया यहाँ पे। लेकिन दोनों डोमिनियन राज्यों के इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। बाद में हमने इस पर सुधार भी किया और 552 से भी ज़्यादा जो देशी रियासतें थी उनको भौगोलिक आधार पर जो हमारे अंदर थी उनको अपने में मिलाया। जैसे कुछ चुनौतियाँ भी थी, जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, या फिर हैदराबाद है। जूनागढ़ में जहाँ जनमत संग्रह करना पड़ा, हैदराबाद में पुलिसिया कार्रवाई करनी पड़ी, जम्मू कश्मीर हम सब विदित हैं, उसमें महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए, उसके बाद से कुछ मामलों पर जैसे रक्षा है, विदेश है, संचार है, इन पर हमें
शक्ति मिली और उसके बाद जैसे ही मामला यूएन में जाता है फिर वो विवादित हो जाता है और उसके बाद आज तक वहाँ पे जो है यूएन की निगरानी में उनके पर्यवेक्षक काम करते हैं, क्योंकि यूएन में जाने तक हमने काफ़ी मामले में काफ़ी लेट लतीफ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जिस पूरे क्षेत्र के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुए थे उसमें से काफ़ी बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जिसको आज भी हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मोटी मोटी चीज़ें ये थी। और इसमें एक चीज़ और की, जो भारत का सम्राट शब्द था ये शब्द भी हटा दिया गया। तो ये थी पॉलिटी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर अब तक की महत्वपूर्ण जानकारियाँ।